Good afternoon, everyone. We'll be starting with chapter 2 of economic survey, right? So the heading is fiscal development. पहले में हमने क्या देखा था? स्टेट ऑफ द इकोनॉमी, जो भी सेक्टोरल ट्रेंड्स थे. आज हम देख रहे हैं फिस्कल डेवलपमेंट, एक्सपेंडिचर, रिसीव्स, इन सब की गवर्नमेंट की क्या परफॉर्मेंस रही है, पैंडेमिक की वजह से कैसे इफेक्ट आया था, उसके बाद क्या अभी ट्रेंड है और क्या एक्सपेक्टेड है ना. तो फर्स्ट थिंग इज कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में क्या लिखा है. कल भी डिस्कस किया था कि कैपिटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट इंक्रीज कर दी है, उस टाइम भी किया और अभी भी कर रही है ना. कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? विच ईदर क्रिएट्स एसेट और रिड्यूसेस लायबिलिटी. ओके, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्वार्टर वन, ये क्वेश्चन वन नहीं है, क्वार्टर वन है. क्वार्टर वन एंड क्वार्टर टू ऑफ 2020-21 में इट वाज रेस्ट्रेन्ड. सबसे पहले इसको थोड़ा सा कम किया गया. अब इस ट्रेंड को समझने की कोशिश करना ऐसा क्यों हो रहा है ना. 2020 और 21 का क्वार्टर कौन सा था? जब इनिशियली नेशन वाइड लॉकडाउन लगा था. ओके, फर्स्ट वेव के बाद तो सबसे स्ट्रिक्टर लॉकडाउन था वो. उस टाइम माइग्रेंट वर्कर्स को भी काम करना अलाउड नहीं था. तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जब गवर्नमेंट करती है, कोई एसेट क्रिएट होता है ना, एसेट क्रिएट होता है तो उस काम को करने के लिए वर्कर तो चाहिए. जब लॉकडाउन लगा हुआ था तो वर्कर भी अवेलेबल नहीं थे, तो वो एक्सपेंडिचर करके गवर्नमेंट करती क्या है ना, क्या करती. जैसे मान लो कोई पुल बनवाना है तो वर्कर्स तो चाहिए, गवर्नमेंट ने तो फंड दे दिया लेकिन काम करने वाले तो चाहिए ना. तो इसलिए शुरू में इट वाज रेस्ट्रेन्ड. व्हाई? ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ वर्कर्स टू डू कैपिटल वर्क. कैपिटल वर्क करने के लिए वर्कर्स की अनअवेलेबिलिटी थी. ओके, रेस्ट्रेन का मतलब होता है रोकना, लिमिट में रखना. ठीक है, तो लिमिट कर दिया था. अभी तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन अगर आपसे स्टेटमेंट में पूछते हैं कि शुरुआत के टाइम में जब नेशन वाइड लॉकडाउन लगा था तो क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा रहे थे? नहीं, शुरू में कम किया था क्योंकि वर्कर्स ही नहीं थे. एक्सपेंडिचर करके क्या करते? फिर जब धीरे धीरे लॉकडाउन लिफ्ट किया, हटाया, तो वर्कर्स आने लगे, तब एक्सपेंडिचर किया ताकि काम भी हो सके. सिर्फ फंड एलोकेट करने से तो पुल नहीं बनेगा ना, वर्कर्स भी चाहिए. So capital expenditure, it was restrained. Now see, due to strict curve, there was unavailability of workers. Is it clear? Okay. Then it increased after restrictions eased. जब लॉकडाउन हटा या कम हो गए रेस्ट्रिक्शन, काम करना अलाउड किया, तब जाके कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ. तब से इंक्रीज हो रहा है. ओके, तब से इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, अब देखते हैं फॉर 2021-22. अब 21-22 के लिए क्या प्रोजेक्शन है, यानी आगे आने वाले टाइम में कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा, कम होगा? इंक्रीज होगा, है ना. तो प्रोजेक्शन ये है कि गवर्नमेंट काफी बढ़ाएगी कैपिटल एक्सपेंडिचर को. इंक्रीज इन कैपिटल एक्सपेंडिचर. अच्छा, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता क्या है सबको पता है ना. एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं. जैसे रेलवेज में, रोडवेज में, ट्रांसपोर्टेशन, पावर सेक्टर, टेलीकम्युनिकेशन, किसी भी सेक्टर में कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है तो वो एसेट है, उस सेक्टर की इनकम जनरेट करने में हेल्प करेगा. राइट. तो सी इसको ना नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन से भी जोड़ा जा रहा है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ने के क्या इतने प्रोजेक्शंस हैं. क्यों ऐसा कह रहे हैं कि गवर्नमेंट बढ़ाएगी? बिकॉज गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू स्पेंड ऑन नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन. अभी कोई पाइपलाइन प्रोजेक्ट नहीं है. जैसे हमने तुर्कमेनिस्तान वाली पाइपलाइन, तापी पाइपलाइन पढ़ी थी, ये पाइपलाइन नहीं है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जिसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट, बहुत सारे सेक्टर्स को कवर किया जाएगा. तो इसको एक पाइपलाइन बोला है, मतलब लंबा प्रोजेक्ट है. ठीक है, इसलिए इसका नाम पाइपलाइन है. ये कोई पाइपलाइन एस्टेब्लिश करने का प्रोजेक्ट नहीं है. नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन अभी न्यूज में है तो आपको पेपर में देखने को मिल सकता है, क्योंकि आप इजीली कन्विंस हो जाओगे कि ये पाइपलाइन प्रोजेक्ट है ना. अगर नहीं पता होगा जिसको, वो इजीली कन्विंस हो जाएगा ना स्टेटमेंट से कि ये पाइपलाइन प्रोजेक्ट है. स्टेटमेंट दे देंगे, दिस इज दी फ्लैगशिप पाइपलाइन डेवलपमेंट स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. सही कर दोगे उसको, ये पाइपलाइन नहीं है. पहले ये समझ लो कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन क्या है. टू प्रोवाइड वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर टू सिटीजन इन एवरी सेक्टर, ऑलमोस्ट एवरी सेक्टर. ओके, अब इसके अंदर एक टास्क फोर्स बनाई जा रही है. ठीक है, जो इसको फॉर्मुलेट करेगी, यानी कैसे कैसे प्लान एग्जीक्यूट करना है, किस किस में क्या क्या काम करना है हमको. ओके, फॉर्मुलेट करेगी. ये टास्क फोर्स किसके अंडर में काम करेगी, ये देखना है. किसके अंडर में करेगी? DEA, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. इज इट क्लियर? ओके, अब यहाँ पर ये पाई चार्ट एक बना हुआ है. कल भी हमने डिस्कस किया फर्स्ट चैप्टर में कि गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट को भी बूस्ट किया है ताकि पेंडेमिक का इफेक्ट कम करा जा सके, और कंजम्पशन को भी इंक्रीज किया है ना. अब आप देख सकते हो ये जो मैंने लाइन बनाई है, यहाँ तक तो सीधी आ रही है, मान लो सीधी आ रही है. ठीक है, और यहाँ से थोड़ा सा टिल्ट है जो क्लियरली दिख रहा है, ये वाला इतना नहीं दिख रहा है ना. तो ये क्या है, इसका शेयर हल्का सा ज्यादा है.
51% और 49%, इतना सा डिफरेंस है। तो कंजम्पशन बूस्ट कितना किया गया है, बाय 49%, और इन्वेस्टमेंट को 51%, यानी दोनों इतने बढ़ाए गए हैं। ओके, इन्वेस्टमेंट ज्यादा इंक्रीज किया है गवर्नमेंट ने पैंडेमिक के इफेक्ट को मिटिगेट करने के लिए। ऑलराइट, ओके। अच्छा, यहाँ पे जो कंजम्पशन बूस्टिंग हुई है ना, ये किसकी वजह से हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब लोगों के पास पैसा नहीं था तो कंजम्पशन कैसे बूस्ट हुआ, गवर्नमेंट ने तो किया ही कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, लेकिन इकोनॉमी में भी बूस्ट करवाया। कैसे करवाया होगा, गवर्नमेंट ने बहुत सारी फूड सब्सिडीज दी, फ्री खाना दिया, जो एलोकेटेड अमाउंट होता है पीडीएस सिस्टम के तहत, उसके अलावा भी दिया। कल हमने देखा था एडिशनल अमाउंट भी एलोकेट किए फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। तो फूड सेफ्टी प्रोग्राम्स जो गवर्नमेंट ने चलाए ताकि लोग भूखमरी ना हो, है ना, हंगर की वजह से लोग ना मरे, तो उसके लिए कंजम्पशन बूस्ट किया गया, फूड सेफ्टी प्रोग्राम चलाए गए, जिसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हुई, कंजम्पशन इंक्रीज हुआ लोगों का, क्योंकि लोगों के पास तो पैसे थे नहीं कि वो अफोर्ड कर सके। कई तो जॉब चली गई थी ना, डेली अर्नर्स जो थे, कैजुअल वर्कर थे, वो तो कमा ही नहीं पा रहे थे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, जो भी फिनोमिना हो रहा है उसके पीछे का रीजन क्या है। ओके, आपसे यही पूछेंगे। और इन्वेस्टमेंट बूस्ट होने के क्या रीजन है, मतलब गवर्नमेंट ने ऐसा क्या किया होगा जिससे इन्वेस्टमेंट को 51% बूस्ट मिला है। पीएलआई फर्स्ट चैप्टर में भी हमने डिस्कस किया, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव दिए गए, यानी मैन्युफैक्चरिंग अगर आप कर रहे हो टाइम बाउंड मैनर में तो आपको कुछ ना कुछ इंसेंटिव मिलेगा। ओके, क्रेडिट गारंटी, ये भी हमने कल डिस्कस किया। क्रेडिट गारंटी क्या है, किसी भी सेक्टर को अगर आपको डेवलप करना है तो लोन तो चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए, तो आप क्या करो, क्रेडिट गारंटी करो, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग करो। मतलब कल हमने देखा गवर्नमेंट ने इंश्योर किया कि हम आपको क्रेडिट जरूर देंगे, इतना तो देंगे, है ना, और जितना दे रहे थे उससे एक्स्ट्रा भी देंगे, ताकि आपका जो पेंडेमिक की वजह से जो ग्रोथ कम हुई है वो आप रिकवर कर सको। क्रेडिट गारंटी स्कीम, एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हुए। ओके, तो इन सब की वजह से इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में बूस्ट हुआ बाय 51%। अब रिसीट्स पे आते हैं, रेवेन्यू रिसीट्स इंक्रीज हुई है ना, इंक्रीज इन लास्ट 2 इयर्स। कब इंक्रीज हुई है, अभी 21-22 वाले टाइम में। 20 जो पेंडेमिक का टाइम था उसमें नहीं इंक्रीज हुई, उसमें तो अर्निंग कहाँ थी गवर्नमेंट की, लोग टैक्स भी नहीं दे रहे थे। टैक्स क्यों नहीं दे रहे थे, कमाई नहीं थी, लोग जॉब ही, बाद की बात ये वाली यहाँ लिखा हुआ है मैंने सब, 21-22 की बात हो रही है जब रेवेन्यू रिसीट्स इंक्रीज हुई है। ओके, रेवेन्यू रिसीट्स क्या होती है, ना तो कोई लाइबिलिटी क्रिएट करती है रिसीट्स, ना इनसे कोई एसेट रिड्यूस होता है, वो रेवेन्यू रिसीट्स होती है। दो सोर्सेज होते हैं, टैक्स रेवेन्यू, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिसीट्स की बात कर रहे हैं, टैक्स के थ्रू जो मिलता है, और नॉन टैक्स फीस वगैरह के थ्रू जो मिलता है। ओके, तो देखो रेवेन्यू रिसीट्स लास्ट 2 इयर्स में, अभी रिसेंटली हम जब देख रहे हैं 21-22 उस टाइम में इंक्रीज हुई है। लॉकडाउन के टाइम में नहीं हुई थी क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं थी, लोगों की इनकम ही नहीं थी, तो वो कहाँ से टैक्स देते। ओके, तो रिसेंटली इंक्रीज हुई है, इसलिए गवर्नमेंट को फिस्कल स्पेस मिला है। हमने देखा था कल फिस्कल स्पेस इंप्रूव हुआ है क्योंकि रिसेंटली रेवेन्यू रिसीव भी इंप्रूव हुई है। अब इसमें किन किन फैक्टर्स ने रोल प्ले किया है इन रेवेन्यू रिसीव को इंक्रीज करवाने में। फर्स्ट इज इंक्रीज, ऊपर एरो का मतलब इंक्रीज इन डायरेक्ट टैक्सेस प्लस इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन और इनडायरेक्ट दोनों इंक्रीज हुआ है। इन दोनों में कुछ रिफॉर्म्स लाए गए हैं जो वैसे भी हमने कवर किए हैं और बाकी हम लास्ट में देखेंगे अभी इसमें, है ना। जीएसटी पर्टिकुलरली इनडायरेक्ट टैक्स में इंक्रीज हुआ है और डायरेक्ट में इनकम टैक्स। इज इट क्लियर। अब जीएसटी इंक्रीज क्यों हुआ है, क्योंकि जीएसटी में भी जैसे हमने देखा था कि 15 फाइनेंस कमीशन ने क्या रिकमेंड किया था, जीएसटी के इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को करेक्ट करो, उससे आपको सोर्स मिलेगा, रेवेन्यू मिलेगा। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर सबको पता है ना, नहीं पता? मैम वापस एक बार बता दो। पहले ये देखो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंक्रीज हुआ, दूसरा इंक्रीज इन नॉन टैक्स रेवेन्यू वो भी इंक्रीज हुआ, दूसरा आरबीआई जो सरप्लस देता है वो भी दिया आरबीआई ने ज्यादा, तो उससे भी गवर्नमेंट की इनकम हुई। आरबीआई को सरप्लस का अपना पोर्शन देना होता है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, हमने देखा था क्लास में। ओके, तो इनकम टैक्स का ही बताते हैं, रुको एक मिनट, सब पे आएंगे धीरे धीरे आगे, एक एक टैक्स का एनालिसिस आएगा, है ना। पहले जीएसटी देख लेते हैं। यहाँ पे जीएसटी में इंप्रूवमेंट क्यों आया, खासकर जीएसटी की अगर हम बात करें तो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को करेक्ट किया गया है। अब ये इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर क्या है, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में जैसे जीएसटी में क्या होता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाता है ना। अब इसको अच्छे से समझ लो, वैसे हमने डिस्कस किया था इसको पहले भी ना, क्वेश्चन भी दिया था मैंने। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर,
इसमें क्या है, जो ITC मिल रहा है वो ज्यादा है आउटपुट टैक्स कलेक्शन से, ये कम है और ये ज्यादा है। आ रहा है समझ में? मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या था कि आपने इनपुट पे जो भी टैक्स दिया प्रोडक्शन करते टाइम वो आपको वापस मिल रहा था। इनपुट टैक्स ज्यादा लग रहा था तो ज्यादा वापस मिलेगा, जितना किया होगा उतना ही तो वापस मिलेगा। सपोज ये 1 लाख था, है ना, किसी के लिए, किसी भी प्रोड्यूसर के लिए फॉर एग्जाम्पल, और ये कम ले लो, कितना 90,000 है ना। अब गवर्नमेंट ज्यादा दे रही है और कम मिल रहा है क्योंकि ये वापस जाना था, ये तो वापस नहीं मिलना था ना, ये गवर्नमेंट को मिलना था। ओके, ये गवर्नमेंट को मिलना था, ये जो इसकी कॉस्ट इनकर हुई है ये उसको वापस क्रेडिट होना था अकाउंट में। गवर्नमेंट को कितने का फायदा हो रहा है? नुकसान हो रहा है। कितने का हो रहा है? 10 का, है ना, नुकसान हो रहा है। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर मतलब इनपुट पे टैक्स ज्यादा है और आउटपुट पे कम है, उसकी वजह से जो इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल रहा है उसका फायदा उठा रहे हैं, या फायदा मिल ही रहा है, उठा क्या रहे हैं, है ना। अगर ये ज्यादा लग रहा है इनके किसी चीज में, जरूरी नहीं है सब में ज्यादा हो, तो उस केस में जहां इनपुट टैक्स आपका ज्यादा लग रहा है, गवर्नमेंट को नुकसान हो रहा है, वो क्रेडिट ज्यादा कर रहे हैं और उससे रिसीट कम आ रही है, तो एक्सपेंडिचर हो रहा है, वो रिसीट नहीं हो रही। आया समझ में? तो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को करेक्ट करने की रिकमेंडेशन दी थी 15 फाइनेंस कमीशन ने। ये क्यों दी होगी? इसीलिए दी होगी ताकि आपकी रेवेन्यू रिसीट बढ़ सके इससे, वरना आपका तो एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है ना। ओके, तो अब देखो इसको करेक्ट किया गया है। अब आपको एक चीज बहुत अच्छे से लिंक हो पाएगी इससे। टेल में कितने लोगों को पता है कि मार्च से अभी होने वाला था कपड़ों पे, फुटवेयर पे, इन पे 12% होने वाला है जीएसटी। अब आपको समझ आएगा, सबने ये तो पढ़ लिया कि 12% होने वाला है, क्यों किया जा रहा है। वो जो जीएसटी है ना, वो इसलिए किया जा रहा है ताकि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को करेक्ट किया जा सके। इनपुट पे तो टैक्स नहीं बढ़ा सकते, इनपुट की जितनी प्राइस है वही रहेगी। आउटपुट पे टैक्स बढ़ा सकती है ना गवर्नमेंट, 12% कर दिया, कैलकुलेट कर लिया होगा कि जनरली इतना इनपुट कॉस्ट होता है, 12% कर दिया। अब जितना इनपुट टैक्स क्रेडिट देंगे उससे ज्यादा रेवेन्यू मिलेगा। आया समझ में? पर्टिकुलरली अभी टेक्सटाइल्स और फुटवेयर पे काम कर दिया इन्होंने, 12% कर दिया। ओके, तो अब लिंक कर पा रहे हो ना, ये इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को करेक्ट करने के लिए काम किया जा रहा है। कपड़े महंगे कर दिए, फुटवेयर महंगे कर दिए, हमारे लिए हो रहा है लेकिन गवर्नमेंट को इससे रेवेन्यू मिलेगा। आ रहा है समझ में? ओके, so that's why measures have been taken to correct inverted duty structure. अब आते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर पे। इंक्रीजिंग ट्रेंड फॉर लास्ट 3 क्वार्टर, इंक्रीज ही हो रहा है, उस टाइम बस रिड्यूस हुआ था, उसके बाद इंक्रीज हो रहा है ना। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का यहाँ मैंने एरो लगा के लिखा है, डिस्कशंस गोइंग ऑन फॉर टेक्सटाइल्स एंड फुटवेयर, 12% जीएसटी सजेस्टेड, मतलब ये 12% फिक्स है, बस इंप्लीमेंट होने की देर है ना। 12% कर दिया गया है। अब इससे क्या होगा? रेवेन्यू मिलेगा गवर्नमेंट को, क्योंकि फुटवेयर और कपड़ों की सेल तो काफी होती है। ओके, अब आते हैं अपने फिस्कल डेफिसिट पे। फिस्कल डेफिसिट क्या है? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट। ये क्या रिफ्लेक्ट करता है? गवर्नमेंट की बोरोइंग रिफ्लेक्ट करता है। ओके, तो फिस्कल डेफिसिट जो है ये इंक्रीज होनी चाहिए या डिक्रीज? आप अंदाजा लगा सकते हो क्या हुआ होगा? इंक्रीज ही हुई, क्योंकि जब रिसीट कम मिल रही है और एक्सपेंडिचर ज्यादा है तो बोरोइंग का अमाउंट बढ़ा ही होगा ना। तो फिस्कल डेफिसिट इंक्रीज ड्यूरिंग पैंडेमिक, एक्सपेक्टेड टू फॉल विद रिकवरी। अभी जब रिकवरी होगी तभी, एक्सपेक्टेड तो नॉर्मल एक्सपेक्टेशंस है, अगर गवर्नमेंट रिकवर करती है या इकोनॉमी रिकवर करती है तो ही ये कम होगी। कब कम होगी? जब रिसीट्स बढ़े, है ना। एक्सपेंडिचर तो अभी कम होने नहीं वाला, अगर रिसीट्स बढ़ जाती है तो पहले से कम हो जाएगी, लेकिन अभी बढ़ ही रही है फिस्कल डेफिसिट। ओके, अब इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स की सिचुएशन देखते हैं। इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स इंक्रीज किया गया है, नहीं मतलब टैक्स रेट इंक्रीज नहीं की, इनसे कलेक्शन इंक्रीज हुआ है। ओके, इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स से लास्ट ईयर में कलेक्शन इंक्रीज हुआ है, रेवेन्यू कलेक्शन। यहाँ जो इंक्रीज लिखा हुआ है ना, ये इन सारे टैक्सेस से जो कलेक्शन मिला है ना, उस इंक्रीज की बात हो रही है। ओके, तो इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेशन टैक्स हैज बीन इंक्रीज। अब ये क्यों हुआ होगा, उसके फैक्टर्स लिखे हुए हैं नीचे कि क्यों इंक्रीज हुआ होगा। इनकम टैक्स क्यों इंक्रीज होगा? प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगी तब होगा ना। कंपनी की, एम्प्लॉयर्स की, एम्प्लॉइज की जब प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो इनकम टैक्स इंक्रीज होगा। जब ज्यादा इनकम आ रही है, ठीक है, तो वो ज्यादा इनकम ब्रैकेट में आएंगे, ज्यादा बेस बढ़ेगा, टैक्स बेस बढ़ेगा। जितने ज्यादा लोग इनकम टैक्स जो टैक्स होता है उस ब्रैकेट में आएंगे तभी तो बेस बढ़ेगा। ठीक है,
तो प्रॉफिटेबिलिटी। सेकंड इज फॉर्मलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी। फॉर्मलाइजेशन क्या होता है? फॉर्मल और इनफॉर्मल मैंने करंट में भी बताया था डिफरेंस द हिंदू के एनालिसिस में। फॉर्मल सेक्टर होता है जिसमें सब रजिस्टर्ड हो, उनको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिले, रेगुलर हो। इनफॉर्मल होता है जो रजिस्टर्ड भी होता है, नॉन रजिस्टर्ड भी होता है। जनरली रजिस्टर्ड नहीं होते, इसमें इलीगल काम भी होते हैं। जो रजिस्टर्ड होते हैं उनमें नहीं भी होते, ऐसा नहीं है, उसमें भी अनऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइज होते हैं। लेकिन फॉर्मल में क्या है, प्रॉपर सारी चीज रेगुलेटेड है, रजिस्टर्ड है, ठीक है। फॉर्मलाइजेशन से क्या होगा, अगर आप रजिस्टर्ड हो तो आप टैक्स इवेड नहीं कर सकते, जो रजिस्टर्ड नहीं है वही टैक्स इवेड कर सकता है ना। मतलब जब पता ही नहीं है कि आप कुछ काम कर रहे हो तो अथॉरिटीज आपको टैक्स कैसे करेंगी? ओके, तो फॉर्मलाइजेशन इंक्रीज होने से टैक्स कलेक्शन इंक्रीज होगा नहीं होगा? तो फॉर्मल सेक्टर पे अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछते हैं कि फॉर्मल सेक्टर पे हम क्यों एम्फेसिस करते हैं, फॉर्मलाइजेशन से क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं, तो एक बेनिफिट ये भी लिख सकते हो कि टैक्स कलेक्शन इंक्रीज होगा, और हुआ है। एग्जाम्पल दे सकते हो सीधा सीधा, इकोनॉमिक सर्वे ने बोला है कि फॉर्मलाइजेशन की वजह से टैक्स कलेक्शन इंक्रीज हुआ है ना। कॉम्प्लायंस इंक्रीज हुआ है। कॉम्प्लायंस मतलब टैक्स कंप्लायंस मतलब लोग फाइल कर रहे हैं प्रॉपर। टैक्स कंप्लायंस क्या होती है कि आप टैक्स, अगर आप उस ब्रैकेट में आते हो जिसमें आपको टैक्स देना है तो आप दे रहे हो, वो होती है टैक्स कंप्लायंस। तो टैक्स कंप्लायंस इंक्रीज हुई है, उसके लिए कुछ टैक्स रिफॉर्म्स हुए हैं, हमने काफी बार अपनी क्लास में भी डिस्कस किए हैं, जैसे फेसलेस असेसमेंट है ना, विवाद से विश्वास स्कीम इनकम टैक्स के लिए, वर्चुअल कर दिया सब, ऑनलाइन ऑफलाइन फॉर्म्स की जरूरत नहीं है। तो जब इजी हो जाती है प्रोसेस, कैनन ऑफ ईज, कैनन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जब एडमिनिस्ट्रेशन में कैनन ऑफ ईज आ जाती है तो प्रोसेस इजी हो जाती है। अब लोगों के लिए आईटीआर फाइल करना आसान है, जीएसटी रिटर्न फाइल करना आसान है, ऑफलाइन के कंपैरिजन में तो ज्यादा कर पाएंगे, है ना। तो ऐसे कुछ टैक्स रिफॉर्म्स हुए, आगे वो भी आएंगे। तो टैक्स रिफॉर्म्स की वजह से कंप्लायंस बढ़ा है, कंप्लायंस बढ़ा है तो कलेक्शन बढ़ा है। ओके, इनडायरेक्ट टैक्सेस भी इंक्रीज हुए हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस कौन से होते हैं? अभी तो आप जीएसटी बोल सकते हो सीधा सीधा, जीएसटी है ना। इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ने के क्या क्या रीजन हैं? इंक्रीज इन इम्पोर्ट, गुड्स एंड सर्विसेज के दोनों के इम्पोर्ट्स इंक्रीज हो रहे हैं धीरे धीरे वापस, क्योंकि डोमेस्टिक डिमांड बूस्ट हो रही है, ठीक है, डिमांड बूस्ट हो रही है ना, इम्पोर्ट्स बढ़ रहे हैं, तो उसकी वजह से इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्रीज हो रहे हैं। अब देखो, इम्पोर्ट की वजह से इनडायरेक्ट टैक्स कैसे हो रहा है? कस्टम ड्यूटी जो होती है, जो इम्पोर्ट पे लगती है, वो भी इनडायरेक्ट टैक्स ही है, ठीक है। इम्पोर्ट अगर ज्यादा होगा तो कस्टम कलेक्शन ज्यादा होगा, कस्टम ड्यूटी ज्यादा होगी, तो इनडायरेक्ट टैक्स से कलेक्शन बढ़ गया। भाई अगर आप पहले कुछ एक लिमिटेड क्वांटिटी इंपोर्ट कर रहे थे तो उतना कस्टम ड्यूटी मिल रहा था, अब ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हो, ज्यादा कस्टम ड्यूटी मिल रही है, मतलब कस्टम ड्यूटी से जो आपका टैक्स का कलेक्शन हो रहा है ज्यादा हो रहा है। ओके, देन मैन्युफैक्चरिंग प्लस कंजम्पशन इंक्रीज, इंपोर्ट तो इंक्रीज हुए ही हुए हैं, इसके अलावा हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग भी इंक्रीज हुई है, गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी किया है। मैन्युफैक्चरिंग पे कौन सा लगता है? एक्साइज ड्यूटी, इनडायरेक्ट टैक्स है। जब मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज हुई है, ज्यादा एक्साइज ड्यूटी चार्ज किया होगा गवर्नमेंट ने, उससे ज्यादा रेवेन्यू आया होगा, क्लियर। तो मैन्युफैक्चरिंग प्लस कंजम्पशन इंक्रीज हुआ है, हम कंज्यूम करते हैं, हम टैक्स देते हैं ना, जो एमआरपी देते हैं उसमें टैक्स इंक्लूडेड होता है ना ऑलरेडी, तो इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड, अगर हम ज्यादा खरीद रहे हैं मतलब ज्यादा टैक्स पे कर रहे हैं, आ रही बात समझ में, है ना। तो ऐसे करके इनडायरेक्ट टैक्सेस भी इंक्रीज हुए हैं, रीजंस भी आप लिख सकते हो क्या क्या रीजंस होंगे ना। एक्साइज ड्यूटी से रेवेन्यू पर्टिकुलरली बहुत इंक्रीज हुआ है। अब एक्साइज ड्यूटी का यहाँ सिंगल एग्जाम्पल क्यों दिया अलग से, सेम क्यों नहीं दिया? क्योंकि एक्साइज ड्यूटी की सिचुएशन थोड़ी सी अलग है, समझने की जरूरत है। जैसे पेट्रोल एंड डीजल का टैक्स एक्साइज ड्यूटी होता है, पेट्रोल के प्रोडक्शन पे भी लगता है, डीजल के प्रोडक्शन पे, है ना, प्रोडक्शन और सेल पे जो लगता है वो क्या होता है? एक्साइज ड्यूटी। तो देखो रेवेन्यू फ्रॉम एक्साइज ड्यूटी कैसे इंक्रीज हुआ, हम क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, उसमें से पेट्रोल, डीजल, जो और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं, वैसलीन, ये सब किससे बनता है? फिर उस रिफाइनरी के बाद बनता है ना। तो हमने इंपोर्ट कर लिया, कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट करने के बाद उसको रिफाइन करेंगे, उस प्रोडक्शन पे एक्साइज ड्यूटी। अब यहाँ पर गवर्नमेंट ने एक्साइज ड्यूटी कैसे बढ़ाई, देखो पूरी पिक्चर समझने की कोशिश करो। कोरोना के टाइम पे ट्रांसपोर्ट सेक्टर ठप था, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा नहीं हो रहा था लॉकडाउन की वजह से, तो फ्यूल की डिमांड कम हो गई ग्लोबली, सिर्फ हमारे यहाँ थोड़ी था कोरोना, सब जगह था। फ्यूल की डिमांड कम हो गई, ग्लोबल फ्यूल प्राइसेस कम हो गई थी, प्राइसेस क्रूड ऑयल की कम हो गई थी बीच में। उस टाइम क्या हुआ, प्राइसेस कम हो गई, तो कम प्राइस से हम इंपोर्ट कर रहे हैं, कम टैक्स लगाएंगे, है ना, कम प्राइस पे इंपोर्ट कर रहे हैं। अब जब हमने कम प्राइस पे इंपोर्ट किया पहले के कंपैरिजन में, तो टैक्स रेट ज्यादा करने की हमारे पास स्कोप है नहीं है? क्यों नहीं है?
देखो पहले तो हमने इंपोर्ट किया, उस तो पे हुए ना कस्टम मैम? ड्यूटी लगी, इंपोर्ट किया, कस्टम ड्यूटी लगी, उसकी वजह से वो महंगा होता है। जब हमने कम प्राइस पे इंपोर्ट किया तो कम कस्टम ड्यूटी लगेगी, ठीक है। तो हमारी प्राइस उतनी नहीं बढ़ी अभी डोमेस्टिक मार्केट में। उसके बाद हम उसको रिफाइन करेंगे, रिफाइन करने पे हमने एक्साइज ड्यूटी लगाई, तो रिफाइन करने पे ज्यादा एक्साइज ड्यूटी तब लगा पाएंगे ना जब हमारे पास पहले ही प्राइस उसकी कम हो, वरना ज्यादा बढ़ जाएगी तो लोग माथे आ जाएंगे ना। लोग बोलेंगे गवर्नमेंट ने एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी। अभी क्या हो रहा था, सब यही बोल रहे थे कि स्टेट गवर्नमेंट अपनी अपनी ड्यूटीज इस पे नहीं, स्टेट गवर्नमेंट कह रही थी सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आपकी जो सैनवेट लगता है इस पे, सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स या सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी जो लगती है, उसको आप कम कर दो पेट्रोल पे, ताकि पेट्रोल की प्राइस कम हो जाए। 2 बार टैक्स लग रहा है ना, तो महंगी हो गई। आ रही बात समझ में? तो जब प्राइसेस कम प्राइस पे इंपोर्ट कर रहे हैं तो गवर्नमेंट टैक्स रेट ज्यादा लगा सकती है ताकि प्राइसेस ज्यादा ना बढ़े। अगर प्राइसेस पहले ही बहुत ज्यादा है ग्लोबल मार्केट में, हमने इंपोर्ट ही इतना महंगा किया, उस पर गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी बढ़ा देगी, तो आम आदमी अफोर्ड कैसे कर पाएगा? लेकिन अगर आपको पता है कि प्राइसेस अभी बहुत कम है, अगर हम थोड़ा एक्साइज ड्यूटी का रेट बढ़ा देते हैं तो उससे इतना कंज्यूमर डिमांड पर असर नहीं पड़ेगा, लोग प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, है ना। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, बहुत स्मार्टली एक्साइज ड्यूटी इंक्रीज कर दी जब ग्लोबल प्राइसेस कम थी, ठीक है। तो आ रही बात समझ में? अब रेट बढ़ा दी तो कलेक्शन भी बढ़ा होगा, इसलिए एक्साइज ड्यूटी से कलेक्शन इंक्रीज हुआ है। लेकिन जब इसकी प्राइसेस बढ़ गई तो अब गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी कम कर रही है, क्योंकि पहले प्राइसेस ज्यादा है उनकी, ग्लोबल प्राइसेस जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं ना, अगर उस पर टैक्स भी ज्यादा लगा देंगे तो आम आदमी अफोर्ड नहीं कर पाएगा। ओके, देखो पेट्रोल एंड डीजल टैक्स जो था वो इंक्रीज हो गया था, क्यों? क्योंकि ग्लोबल लो प्राइसेस थी ग्लोबल लेवल पे, विच गेव रूम, मतलब स्कोप दे दिया गवर्नमेंट को टू इंक्रीज एक्साइज ड्यूटी। भाई प्राइसेस कम है तो लगा दो टैक्स ज्यादा, थोड़ा ही तो फर्क पड़ेगा। पहले से अगर प्राइसेस ज्यादा होंगे और हमने टैक्स बढ़ा दिया तो बहुत ज्यादा प्राइसेस बढ़ जाएंगे, मार्केट प्राइस बढ़ जाएगी, ठीक है। आ रहा है ये पॉइंट समझ में? ओके, मूविंग अहेड, नॉन डेट रिसीट्स भी इंक्रीज हुई है। नॉन डेट रिसीट्स क्या है? डेट मतलब लोन, नॉन डेट रिसीट्स क्या है? देखो डिसइन्वेस्टमेंट होता है। डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है? अपने एसेट का कुछ पार्ट किसी पीएसयू का गवर्नमेंट सेल आउट कर देती है ना, या तो कुछ शेयर या पूरा। जैसे भी रिसेंट एग्जांपल क्या है, एयर इंडिया। ओके, एयर इंडिया को प्राइवेटाइज कर दिया, टाटा ग्रुप को दे दिया, तो वो एसेट तो उनका चला गया लेकिन उससे रेवेन्यू जनरेट हुआ, तो नॉन डेट रिसीट। अब ये शायद नॉन टैक्स, एक मिनट, नॉन टैक्स रिसीट होगा ये, नॉन डेट भी हो सकता है, नॉन टैक्स। डिसइन्वेस्टमेंट तो नॉन डेट रिसीट भी है, लेकिन यहाँ पे मैंने लोन इंक्रीज करने की बात भी कही है। अगर लोन इंक्रीज होगा तो उससे नॉन डेट रिसीट कैसे? हाँ, सपोज गवर्नमेंट ने लोन एक्सटेंड किया, ठीक है, लोन गवर्नमेंट भी तो देती है, ज्यादा लोन देंगी गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट का एसेट है, उस पर जो इंटरेस्ट मिलेगा उससे भी मिल रहा है, ठीक है। तो बिना लोन लिए गवर्नमेंट को अर्निंग हो रही है, इसलिए लोन भी यहाँ पे लिखा हुआ है। आ रहा है समझ में? सबको आ रहा है? गवर्नमेंट भी लोन देती है ना, नहीं आया? गवर्नमेंट लोन दे रही है, जिसको भी लोन दिया वो इंटरेस्ट पे करेगा, इंटरेस्ट पे करेगा तो वो प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट दोनों गवर्नमेंट की अर्निंग होगी, तो बिना बोरोइंग किए गवर्नमेंट को रिसीट्स मिल रही है, तो लोन रिसीट्स और डिसइन्वेस्टमेंट रिसीट्स। ऑलराइट, यहाँ गवर्नमेंट वाला लोन नहीं है, यहाँ जब गवर्नमेंट देती है वो वाला लोन है। गवर्नमेंट लोन तो डेट रिसीट्स में आएगा, बोरोइंग्स में आएगा, जो फिस्कल डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए यूज करती है। डिसइन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुआ है और रिसेंटली एयर इंडिया का किया गया है। अब यहाँ पर 2 पॉलिसीज का नाम लिखा है, पर्टिकुलरली न्यू पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज पॉलिसी और एसेट मोनेटाइजेशन। ये 2 गवर्नमेंट का फोकस है अभी इस टाइम पे। ये 2 पॉलिसीज हैं जिनका एम क्या है? जिनका एम है प्राइवेटाइजेशन एंड स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। प्राइवेटाइजेशन मतलब प्राइवेट कंपनीज को प्रमोट करना या उनको सेल आउट करना अपने एसेट्स, और स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्ट करना। स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट, अगर आपको लगता है कोई पीएसयू काम नहीं कर रहा है ना, कॉस्ट ज्यादा लग रही है उसमें और आपका रेवेन्यू कम आ रहा है, जैसे एयर इंडिया लॉस में जाने लगा था, ठीक है, तो उसको प्राइवेटाइज कर दिया, डिसइन्वेस्ट कर दिया। तो ये सोर्सेज क्या है गवर्नमेंट के? डिसइन्वेस्टमेंट रिसीट्स हैं, नॉन डेट रिसीट्स हैं, तो ये भी इंक्रीज हुए हैं। गवर्नमेंट का भी पर्टिकुलरली 2 काम पे पॉलिसी है। गवर्नमेंट की एक नई पॉलिसी आई है, न्यू पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज पॉलिसी और एसेट मोनेटाइजेशन। इन दोनों का एम है कि जो भी काम नहीं कर रहे पीएसयूज वगैरह, उनका प्राइवेटाइजेशन कर दो या उनको डिसइन्वेस्ट कर दो। इसलिए आपको इतनी बार न्यूज में डिसइन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन देखने को मिल रहा है। ओके, तो ये 2 पॉलिसीज के नाम यहाँ लिखे हैं, अगर पेपर में आते हैं तो कंफ्यूज नहीं होना। दोनों का एम क्या है? सेम एम, प्राइवेटाइजेशन एंड डिसइन्वेस्टमेंट।
ऑलराइट, ठीक है। तो नॉन डेट रिसीट्स भी गवर्नमेंट की इंक्रीज हुई है अभी रिसेंटली 21-22 के टाइम में। टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ है तभी फिस्कल डेफिसिट इंक्रीज हुई है, अंडरस्टूड है। फिस्कल डेफिसिट की सिचुएशन देखते हैं। 21-22 में जो अभी रिसेंट है वो कितना है, 6.8% है ना, लेकिन ये लास्ट ईयर के कंपैरिजन से कम है। ओके, लेस देन लास्ट ईयर। सबसे ज्यादा फिस्कल डेफिसिट कब थी, 20 वाले टाइम में, जब नेशनल लॉकडाउन लगा था, गवर्नमेंट को ही सारा खर्चा करना पड़ रहा था इकोनॉमी में डिमांड और इन्वेस्टमेंट को बूस्ट अप करने के लिए। ओके, लेकिन अब क्या है, धीरे धीरे रिसीट्स भी आ रही हैं गवर्नमेंट की, तो रिसीट्स आ रही है तो डेफिसिट कम हो रही होगी, एक्सपेंडिचर तो कर ही रही है लेकिन गैप कम हो रहा है ना, गैप को ही तो हम फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं। तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कम है। कम क्यों है, क्योंकि ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है। अभी हमने ऊपर देखा डायरेक्ट टैक्स इंक्रीज हुआ है, इनडायरेक्ट टैक्स इंक्रीज हुआ है एक्साइज ड्यूटी से, है ना, सारे इनडायरेक्ट टैक्स देख लिए, जीएसटी से रेवेन्यू कलेक्शन इंक्रीज हुआ है और एक्साइज से हुआ है, कस्टम से हुआ है। तो ये सारे क्या है, ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू रिसीव्स है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ओवरऑल टैक्स से रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है तो डेफिसिट कम हुई होगी ना, वो गैप कम हुआ ही होगा। तो दैट्स व्हाई इंक्रीज इन ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू। ओके, अब देखते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, नीदर क्रिएट एसेट नॉर रिड्यूसेस लायबिलिटी, जनरली कंजम्पशन और मेंटेनेंस के लिए जो आप करते हो, है ना। ये इंक्रीज हुआ है और ये इंक्रीज होने का कारण क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इंक्रीज होना अच्छा नहीं है इकोनॉमी के लिए, है ना, ये अच्छा नहीं है। क्यों, क्योंकि इससे कोई एसेट क्रिएट नहीं हो रहा और रेवेन्यू डेफिसिट भी अच्छी नहीं है, ठीक है। तो रेवेन्यू रिसीट्स आनी अच्छी बात है, लेकिन अगर रिसीट्स से ज्यादा एक्सपेंडिचर हो जाए यानी रेवेन्यू डेफिसिट हो जाए तो यू आर इन अ बैड पोजीशन। अभी हम एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इंक्रीज होने का कारण ये है, कोरोना के टाइम पे गवर्नमेंट ने फूड सब्सिडीज दी, बहुत ज्यादा दी, है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मेजर पार्ट ऑलमोस्ट 60% लिखा हुआ था इकोनॉमिक सर्वे में, 60% पार्ट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट का इंक्रीज हुआ है वो इन सब्सिडीज की वजह से इंक्रीज हुआ है, जो कोरोना की वजह से गवर्नमेंट को देनी पड़ी। ओके, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैज इंक्रीज, रेवेन्यू रिसीट्स भी इंक्रीज हुई है अभी और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी हुआ है। अच्छा, अब देखो एक और बात है यहाँ पे, 15th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस जब हमने डिस्कस की तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि कुछ तो कंपलसरी पेमेंट है जो करना ही है, टैक्स डेवोल्यूशन जिसको हम कहते हैं, है ना, 41% तो स्टेट्स को देना ही है। उसके अलावा भी रिकमेंडेशंस दी गई थी, ग्रांट्स देने की अलग अलग कंडीशन थी, जिसमें डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, है ना, और परफॉर्मेंस के लिए बेसिक ग्रांट्स, परफॉर्मेंस ग्रांट्स, तो वो सब एडिशनल था। तो सी पोस्ट डेवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स टू स्टेट्स लोकल बॉडीज हैव इंक्रीज। 15 फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन मानी गई है, एक्सेप्ट की गई है, और पोस्ट डेवोल्यूशन मतलब वो 41% तो दिया ही दिया, लेकिन उसके बाद भी तो स्टेट गवर्नमेंट का खर्चा ज्यादा हो सकता है ना, तो उसके बाद रेवेन्यू डेफिसिट जो हो रही है स्टेट गवर्नमेंट की उसको फाइनेंस करने के लिए एक्स्ट्रा यानी पोस्ट डेवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट सेंटर ने किसको दी है, स्टेट को दी है, लोकल बॉडीज को दी है। आ रहा है समझ में? पोस्ट डेवोल्यूशन क्या है, डेवोल्यूशन का क्या क्राइटेरिया था, 41% देना है स्टेट को और फिर उनके हिसाब से सबको देना है, तो जिस स्टेट को उसके अकॉर्डिंग मिली होगी। उसके अलावा भी खर्चे हुए हैं ना कोरोना की वजह से, रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ गई, स्टेट गवर्नमेंट ने भी तो सब्सिडीज दी ना अपने लोगों को, रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ गई। और एक और पॉइंट हमने 15 फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन में देखा था कि उन्होंने बोला था कि आप रेवेन्यू डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए लोन मत लो, ग्रांट्स दो। आ रहा है समझ में? तो उस रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट किया यहाँ पे, क्योंकि अगर रेवेन्यू डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए लोन ले लिया तो डेट ट्रैप में फंस जाएंगे, क्योंकि उसके अगेंस्ट में कोई कैपिटल जनरेट नहीं हो रही है ना। तो यहाँ पे क्या किया गया, स्टेट को अगर रेवेन्यू डेफिसिट है तो उस एलोकेशन के बावजूद भी इनको ग्रांट्स दी गई है। ओके, तो उस हिसाब से आप देख सकते हो गवर्नमेंट का कितना खर्चा इंक्रीज हुआ है ना, ये इंक्रीज हुई है अकॉर्डिंग टू 15 फाइनेंस कमीशन। डिजास्टर मैनेजमेंट वगैरह के लिए, डिजास्टर ही तो था तो डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए ग्रांट दी गई है और इसका प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में भी है। सो दिस आर्टिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट। जनरली इकोनॉमिक सर्वे में कोई आर्टिकल मिलेगा नहीं, लेकिन ये दिया हुआ है तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 275 रिक्वायर्स दी सेंट्रल गवर्नमेंट कि अगर एडिशनल भी ग्रांट की जरूरत होती है स्टेट्स को तो आपको देना पड़ेगा, तो ये वो हमने फुलफिल किया है। ओके, अब देखो पब्लिक डेट। पब्लिक डेट क्या होता है, गवर्नमेंट के ऊपर जो डेट है वो भी इंक्रीज हुआ है, कॉमन सेंसिकल है बहुत। जब फिस्कल डेफिसिट इंक्रीज हुई है तो शार्पली इंक्रीज हुआ है, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट भी शार्पली इंक्रीज हुई है ना, ज्यादा खर्चा करना पड़ा और पैसे कम आ रहे थे 2020-21 में।
अब बात करते हैं स्टेट की फिस्कल डेफिसिट की। पहले हमने देखा था कि स्टेट की जो फिस्कल डेफिसिट है वो FRBM क्राइटेरिया के अंडर में है ना, 3% ऑफ स्टेट GDP। लेकिन अभी क्या है, स्टेट को भी खर्चा करना पड़ा, तो स्टेट गवर्नमेंट का भी खर्चा इंक्रीज हुआ है और रिसीट्स कम हुई है। उसकी वजह से स्टेट गवर्नमेंट की जो फिस्कल डेफिसिट है इट इज एक्सपेक्टेड टू क्रॉस 3% टारगेट। ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि लगभग सबकी 3% क्रॉस कर चुकी होगी और आगे भी करेगी, क्योंकि अभी भी उसके इम्पैक्ट चल रहे हैं ना, रेवेन्यू कलेक्शन इतना इंक्रीज नहीं हो रहा है। ओके, तो रेवेन्यू डेफिसिट स्टेट की इंक्रीज हुई है, जिसके लिए ग्रांट दी। रेवेन्यू डेफिसिट इंक्रीज हुई है तो फिस्कल डेफिसिट भी तो इंक्रीज हुई होगी ना। आ रही बात समझ में? ओवरऑल डेफिसिट तो हुई होगी, तभी रिसीट्स नहीं आ रही। FRBM क्या था? फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, है ना, ईयर 2003-4 कह सकते हो उसको आप, है ना, क्योंकि 4 में वो एग्जैक्टली इम्प्लीमेंट हुआ था। तो FRBM क्या करता है, गवर्नमेंट को फिस्कल इंडिकेटर्स को कुछ क्राइटेरिया में लिमिट में रखने की गाइडलाइन देता है। FRBM एक्ट, है ना, फिस्कल इंडिकेटर्स जैसे फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट और इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। तो स्टेट की फिस्कल डेफिसिट का ट्रेंड क्या है, वो भी बड़ी है। रेवेन्यू डेफिसिट का ट्रेंड क्या है, वो भी बड़ी है। ओके, ये ट्रेंड ध्यान रखना है। अब देखो सेंट्रल गवर्नमेंट ने और क्या क्या स्टेप्स लिए स्टेट को हेल्प करने के लिए, क्योंकि आप देख रहे हो स्टेट की रेवेन्यू डेफिसिट भी बढ़ रही है, डेट भी बढ़ रहा है, रिसीट्स कम हो रही है, तो स्टेट की मदद तो करनी है ना सेंटर को। तो सेंटर ने क्या क्या स्टेप्स लिए वो देख लेते हैं हम। इंक्रीज बोरोइंग लिमिट। देखो स्टेट गवर्नमेंट को भी बोरो करने की एक लिमिट दी जाती है कि इससे ज्यादा आप बोरो नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन ये जो लिमिट है इसको 2% से इंक्रीज कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, क्योंकि उनको दिख रहा है कि जरूरत है बोरो करने की। ओके, उनको दिख रहा है कि जरूरत है बोरो करने की। तो स्टेट गवर्नमेंट की जो बोरोइंग लिमिट है इट इज इंक्रीज बाय 2% ऑफ GSDP, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्लियर? ओके। सेकंड, लोन टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू पे फॉर GST कंपेंसेशन। जैसे हम सबने देखा GST कंपेंसेशन दिया जाता है जिन टैक्सेस की वजह से जो पहले GST से बाहर थे अब GST के अंदर हो गए, तो स्टेट गवर्नमेंट का रेवेन्यू सिग्निफिकेंटली अफेक्ट हुआ है, तो उसके लिए कंपेंसेशन देती है गवर्नमेंट। GST में हमने पढ़ा है। जो कंपेंसेशन नहीं दे पा रहा है, मतलब अभी आपने देखा होगा स्टेट्स बोल रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट हमको पूरा कंपेंसेशन नहीं दे रही है GST का जितना मिलना चाहिए था, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है कि कंपेंसेशन तो अभी बढ़ा नहीं सकते एकदम से, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट के लिए लोन लिया और फिर उस लोन को इनको एक्सटेंड किया। ओके, कोई दिक्कत नहीं। लोन टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू पे फॉर GST कंपेंसेशन शॉर्टफॉल। जिन भी स्टेट्स में GST कंपेंसेशन नहीं दे पाए, पूरा कमी रहेगी जितना प्रॉमिस किया था उससे, तो उनके लिए उनको लोन एडवांस किया है। इन्होंने खुद ने लोन लेके किया है, तो आप देख सकते हो बोरिंग कितनी बढ़ गई होगी। फिस्कल डेफिसिट तो बढ़नी थी, है ना। स्पेशल असिस्टेंस का भी प्रोविजन रखा है। स्पेशल असिस्टेंस क्या है? 50 साल के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन स्टेट को, 50 साल, है ना, इंटरेस्ट फ्री। लेकिन 50 साल का है ये, उसके बाद नहीं। 50 साल के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन, यानी सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट आपको रीपे करना है, इंटरेस्ट नहीं दिया। इससे क्या होगा, गवर्नमेंट क्या करे, एसेट पे खर्चा करे, है ना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ना बढ़ाए, कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाए, ताकि एसेट क्रिएट हो, ताकि आप ये रीपे कर पाओ। तो ये 3 कुछ स्पेशल चीजें मेंशन थी इकोनॉमिक सर्वे में, जो ये रिफ्लेक्ट करती हैं कि सेंटर ने स्टेट की हेल्प करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट और रिस्की स्टेप्स लिए हैं, है ना। इट इज वेरी रिस्की। ओके, अब देखते हैं एक ये लिखा हुआ था गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, ये आपने करंट अफेयर्स में भी पढ़ा होगा, है ना। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है जिसमें क्या होता है, ट्रांसपेरेंट डिजिटल प्रोसेस ऑफ प्रोक्यूरमेंट। गवर्नमेंट ये कहती है कि गवर्नमेंट की जितनी भी डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्रीज हैं, उनको भी डे टू डे कंजम्पशन के लिए कुछ ना कुछ खरीदना होता है, जैसे पेन पेपर, ये तो चाहिए ही ना, रोज काम तो होता है एडमिनिस्ट्रेशन में। अगर इसको आप बाहर से खरीदते हो, है ना, तो उसकी बजाय आप गवर्नमेंट का ही एक पोर्टल बना दो जिससे सारा प्रॉफिट गवर्नमेंट को मिले। मतलब डायरेक्ट गवर्नमेंट के इस पोर्टल से खरीदो, ये मैंडेटरी कर दिया कि आप इसी से खरीदोगे अगर आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री हो तो। अब इससे क्या होगा, जैसे आप लोगों ने देखा होगा प्राइवेट स्कूल वाले कर देते हैं, आप यूनिफॉर्म हमसे खरीदोगे, बच्चों की डायरी हमसे लोगे, कवर भी हमसे लोगे, स्टिकर भी हमसे लोगे, है ना। क्यों? ताकि उनकी अर्निंग इंक्रीज हो सके, बाहर से लेंगे तो उनको पैसा नहीं मिलेगा। ओके, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एक पोर्टल डेवलप किया और ये भी बोला कि ट्रांसपेरेंट भी रहेगा, कौन कितना प्रोक्योरमेंट कर रहा है, दिखा कितना रहा है, और असली प्रोक्योरमेंट कितना है ना। तो ट्रांसपेरेंट डिजिटल प्रोसेस हो जाएगा पूरा, सबका रिकॉर्ड रहेगा ऑफ प्रोक्योरमेंट
डे टू डे यूज गुड्स के लिए आप इस पोर्टल से खरीदो। कौन खरीदेगा? गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट। इसका पॉइंट समझ आया? इससे गवर्नमेंट की रिसीट्स बढ़ेंगी ना, कंजम्पशन इंक्रीज होगा, डिमांड इंक्रीज होगी और प्राइसेस भी मिलेंगे, इनकम भी बढ़ेगी। कोई डाउट नहीं? ओके। इट मैंडेट्स ऑल मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट टू प्रोक्यूर फ्रॉम हियर। तो ये अच्छा इंपॉर्टेंट पोर्टल है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, याद रखना। ओके, अब देखते हैं कि सीबीडीटी ने कुछ डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म्स किए थे। अभी हमने इनिशियली देखा कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों इंक्रीज हुआ है, मतलब दोनों का कलेक्शन इंक्रीज हुआ है। यहाँ हम टैक्स रेट की बात नहीं कर रहे, जहां भी इंक्रीज लिखा है उसका क्या मतलब है? उस टैक्स से जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो इंक्रीज हुआ है, तो कंफ्यूज नहीं होना प्लीज। ओके, डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म्स क्या किए गए? सीबीडीटी क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल मिनिस्ट्री में जो बोर्ड है, जो डिपार्टमेंट है, जो डायरेक्ट टैक्सेस को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, उसका क्या नाम है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। और इनडायरेक्ट टैक्सेस का कौन है? सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। ओके, तो डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म्स देखते हैं। सबसे पहले इम्प्रूव्ड टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, ये हम सबको पता है, हमने जीएसटी रिफॉर्म्स में और इनकम टैक्स रिफॉर्म्स में देखा कि आपको अगर टैक्स इंप्रूव करना है तो कैनन ऑफ ईज कर दो, है ना, और कैनन ऑफ इकोनॉमी। कॉस्ट कलेक्शन जो है, कॉस्ट ऑफ कलेक्शन वो ज्यादा नहीं होना चाहिए, रेवेन्यू कलेक्शन ज्यादा होना चाहिए, है ना। पता चला कि आपका एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप ऐसा है जिसकी वजह से आप जो कलेक्ट कर रहे हो रेवेन्यू, उसकी कॉस्ट ज्यादा है, यानी डिपार्टमेंट बहुत हैं, एम्प्लॉइज बहुत हैं, जिनका खर्चा आपको उठाना पड़ रहा है, जो टैक्स को कलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन टैक्स से रेवेन्यू कम आ रहा है, टैक्स से रेवेन्यू कम आ रहा है। ठीक है, तो वो क्या इंश्योर करता है? कैनन ऑफ, ये क्या इंश्योर करता है? कैनन ऑफ इकोनॉमी और कैनन ऑफ ईज। अनसर्टेनिटी, सर्टेनिटी, सर्टेनिटी भी आप इसमें लिख सकते हो, जैसे आगे देखेंगे, लेकिन इसमें सर्टेनिटी की बात नहीं है, इसमें टैक्स कैनन ऑफ ईज और कैनन ऑफ इकोनॉमी, कैनन ऑफ ईज, कैनन ऑफ इकोनॉमी। ईज ऑफ कॉम्प्लायंस, कॉम्प्लायंस करना इजी हो गया। कॉम्प्लायंस करना इजी कैसे हो गया? ऑनलाइन हो गया सब, ठीक है, डिजिटल हो गया। फेसलेस असेसमेंट, हमने एक स्कीम देखी थी, मैंने आप लोगों को होमवर्क भी दिया था, फेसलेस असेसमेंट स्कीम, जिसमें बीच में कोई नहीं होगा, आप और डायरेक्ट ऑफिशियल। उससे करप्शन के भी स्कोप खत्म हो गया करप्शन का, और फेसलेस प्रोसीजर से कंप्लायंस भी इजी हो गया। तो ये कुछ रिफॉर्म्स हैं जो काफी टाइम से करते आ रहे हैं, जिनकी वजह से इंक्रीज हो रहा है कलेक्शन। रिडक्शन इन ऑफलाइन कंप्लायंसेस रिक्वायरमेंट, अब जैसे इनकम टैक्स में ही देख लो, जितने भी फॉर्म भरने होते हैं ना ईटीआर में, उसमें से कुछ अभी तक ऐसे थे जो ऑफलाइन भरने होते थे, अब उनको ऑनलाइन कर दिया। जीएसटी में भी अभी भी अगर कुछ ऑफलाइन बाकी है तो उस 3-4 फॉर्म्स को भी, जो अभी भी ऑफलाइन भरे जाते हैं इनकम टैक्स में, है ना, यहाँ हम इनकम टैक्स की बात करें, जीएसटी की नहीं, तो इनकम टैक्स में अभी भी जो ऑफलाइन भरे जाते हैं उनको भी ऑनलाइन करने का प्रोसीजर चल रहा है। अब इससे क्या होगा? ऑफलाइन कंप्लायंस रिक्वायरमेंट में कमी आने से क्या होगा? इजी हो जाएगा कंप्लाई करना, ऑनलाइन ज्यादा होगा इनकम टैक्स में, तो ऑनलाइन होगा तो इजी कंप्लायंस, कंप्लायंस वापस से बढ़ेगी तो ज्यादा रेवेन्यू कलेक्शन आएगा। ओके, इंक्रीज डिजिटल ट्रांजैक्शन, डिजिटल ट्रांजैक्शन इंक्रीज हो रहे हैं, सबको पता है, ठीक है। यूपीआई पेमेंट, यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस डेवलप किया है गवर्नमेंट ने। डिजिटल ट्रांजैक्शन पे फोकस करने से एक और फायदा है, देखो डिजिटल ट्रांजैक्शन आप इंप्रूव कर रहे हो तो ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड है आपके पास, ठीक है। अगर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड है तो यू कैन टैक्स भी सोर्स, अगर रिकॉर्ड नहीं है तो टैक्स, जैसे पहले लोग कहते थे कैश में दो, है ना, आज भी जिनको टैक्स बचाना होता है वो बोलेंगे हमको कैश में सैलरी दे दो, है ना, या कैश में हम आपको पेमेंट कर दें, आप हमको कैश में पेमेंट कर दो। क्यों? क्योंकि अगर वो ऑनलाइन होगा तो टैक्स लग जाएगा, उस पर रजिस्टर हो जाएगा ना। तो डिजिटल ट्रांजेक्शन होने से क्या हुआ? टैक्स इवेजन के चांसेस कम हो गए, टैक्स चोरी के चांसेस कम हो गए, टैक्स कंप्लायंस बढ़ गया और रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ गया डायरेक्ट टैक्सेस का। इन्वेस्टमेंट इंक्रीज, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुआ। कैसे इंक्रीज हुआ? कल हमने एक प्रोविजन देखा था, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स का जो प्रोविजन था उसको हटा दिया, अब आपको पिछला वाला कुछ नहीं देना, अभी का दे दो, है ना। तो अभी उससे क्या होगा? कंपनी को मोटिव मिला, प्रॉफिट मोटिव मिला, कि अब पुराना जो था, ठीक है, पहले तो वो डर रही थी चलाने से अपनी ब्रांचेस की, पहले उतना बर्डन है, अब आगे का भी करेंगे, वो टैक्स भी देना है ना। टैक्स रिजीम इजी होने से हमेशा इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, कंपनीज जो है वो ज्यादा होपफुल हो जाती है कि इस इकोनॉमी में हम अच्छे से काम कर पाएंगे, तो अपनी सेटअप करेंगी ब्रांचेस आके यहाँ पे, तो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज इंक्रीज होंगी, अगेन उससे इनकम जनरेट होगी, फिर टैक्स कलेक्शन ज्यादा होगा, टैक्स बेस बढ़ेगा और रेवेन्यू कलेक्शन इंक्रीज होगा। ओके,
ये कुछ डायरेक्ट टैक्सेस के रिफॉर्म्स थे, इसमें आप फेसलेस असेसमेंट स्कीम लिख सकते हो, विवाद से विश्वास स्कीम लिख सकते हो, है ना। अब देखते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में भी कुछ रिफॉर्म्स किए गए, जैसे स्ट्रक्चर ऑफ कस्टम ड्यूटी। इनडायरेक्ट टैक्स में पर्टिकुलरली कस्टम ड्यूटी पे गवर्नमेंट ने फोकस किया पेंडेमिक के बाद, कि इससे कैसे हम इनकम जनरेट कर सकते हैं। उन्होंने क्या काम किया, सपोर्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करने के लिए रॉ मटेरियल पे कम लगा दो टैक्स, ठीक है, और रॉ मटेरियल की इंपोर्ट पे जो रॉ मटेरियल काम आ रहा है ना डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स के लिए, वो अगर रॉ मटेरियल इंडिया में नहीं मिल रहा तो उसको इंपोर्ट कर रहे हैं, उस पर कस्टम ड्यूटी लग रही है, इंपोर्ट ड्यूटी। रॉ मटेरियल उनकी कॉस्ट होगी, जो भी उस रॉ मटेरियल को यूज करेगा इंडस्ट्री में उसकी कॉस्ट होगी, रॉ मटेरियल कॉस्ट ज्यादा होगी तो उनकी इनकम कम होगी, है ना। तो क्या करो, रॉ मटेरियल को कम टैक्स कर दो ताकि कॉस्ट कम लगे हमारे मैन्युफैक्चरर्स की, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स की। और टैरिफ सपोर्ट टू प्रोडक्ट मेड इन इंडिया। दूसरा, पहले तो रॉ मटेरियल पे टैक्स कम कर दो ताकि उनकी इनकम ज्यादा हो, है ना, कॉस्ट कम हो और प्राइस से उनको इनकम ज्यादा मिले। उसके अलावा जो प्रोडक्ट्स हमारे यहाँ बने हैं उन पे टैरिफ कम कर दो या टैरिफ सपोर्ट कर दो। उसका क्या मतलब है, टैरिफ कम कर दो। ओके, इससे क्या होगा, मेक इन इंडिया बूस्ट होगा। दूसरा, डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को कॉम्पिटिटिव एज मिलेगा, ठीक है, उनका प्रोडक्ट ज्यादा सेल होगा मार्केट में। अगर उसके प्रोडक्ट पे टैक्स कम होगा तो प्राइस भी कम होगी, आप लोग ज्यादा डिमांड करोगे, ठीक है, प्राइस कम होगी तो डिमांड ज्यादा करोगे। तो ऐसे क्या होगा, डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स इंक्रीज होंगे। डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स का अगर प्रोडक्शन इंक्रीज होगा और उनके प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज होगी, आप सब पे करोगे उसको खरीदने के लिए, इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन इंक्रीज हो जाएगा। वो इनडायरेक्ट टैक्स ही तो है जो एमआरपी हम देते हैं, है ना। टैक्स रॉ मटेरियल पे टैक्स कम कर दिया, किसके लिए, मैन्युफैक्चरर्स के, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स के लिए। इंटरनेशनली हमारे मैन्युफैक्चरर्स सस्ते दाम पे अगर उसको रॉ मटेरियल को यूज कर रहे हैं तो ज्यादा प्रोड्यूस कर पाएंगे। अगर रॉ मटेरियल की ही कॉस्ट इतनी है तो फिर कॉस्ट कुछ इन्फ्लेशन हो जाएगा उससे, तो है ना। तो इनडायरेक्ट टैक्स में ऐसा कुछ किया गया, पर्टिकुलरली इन कस्टम ड्यूटी। चलो, यही था सेकंड जो चैप्टर है उसमें। ओवरऑल आपको क्या समझ आया फिस्कल पैरामीटर्स में, कि इनिशियली गवर्नमेंट की रिसीट्स इतनी नहीं थी और एक्सपेंडिचर भी शुरू में कम किया, लेकिन एक्सपेंडिचर उसके बाद से कॉन्टिन्यूसली बढ़ रहा है। रिसीट्स बढ़ाने के लिए काम किए जा रहे हैं, कुछ रिफॉर्म्स किए गए जिनकी वजह से रिसीट्स इंक्रीज हो रही है। फिस्कल डेफिसिट लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कम हुई है क्योंकि रिसेंटली रिसीट्स बढ़ना इंक्रीज हुई है, लेकिन फिस्कल डेफिसिट अभी भी ज्यादा रहने के चांसेस हैं क्योंकि अभी भी गवर्नमेंट को कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज करना है, ठीक है। गवर्नमेंट ने बजट में भी ये मेंशन किया है कि हम कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज करेंगे, ओके। लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज करने से एक फायदा, एसेट क्रिएशन होगा, तो वो जो बर्डन गवर्नमेंट पे क्रिएट हुआ है वो आराम से रीपे कर पाएगी लोन, वो बोरोइंग को आराम से रीपे कर पाएगी। क्यों रीपे कर पाएगी, उस एसेट से इनकम जनरेट होगी जिसको वो रीपे कर देगी। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज करने की गवर्नमेंट ने बात की, आप देख लो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इंक्रीज करने की नहीं की, क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर इंक्रीज करेंगे और रेवेन्यू डेफिसिट उससे इंक्रीज हो गई तो उसको फाइनेंस करना मुश्किल हो जाएगा, उससे आप डेट ट्रैप में फंस सकते हो, ओके। सी, हर डेफिसिट का आपको डेटा याद नहीं रखना, जो ओवरऑल गवर्नमेंट की बोरोइंग को रिफ्लेक्ट करती है वो क्या है, फिस्कल डेफिसिट, बस उसका एक का डेटा याद रखो, बाकी में सिर्फ ट्रेंड याद रखना है, डेटा कोई नहीं पूछेगा यूपीएससी में आपसे, ओके। सो दैट वाज इट, थैंक यू।